हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने गॉस थ्योरम के प्रूफ को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के ऊपर। और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में आज हम दो डेरिवेशन करेंगे। कौन कौन सा डेरिवेशन? सबसे पहला आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ठीक है। फिर सेकंड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें आपकी लेंदी होती थी, गॉसेस थ्योरम आने के बाद वो चीज़ें क्या होने लगी? शॉर्ट फॉर्म में होने लगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हमारे एक पेज दो पेज जाते थे, वो इलेक्ट्रिक कैलकुलेट करने में हमें अब आधे पेज से कम भी लगेगा, है ना। बस आपको ध्यान से क्या देखना है इसमें, अगर आपने डायग्राम बना लिया, आपने पहचान लिया कि हमें करना क्या है, किस पॉइंट पे हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, तो वहाँ पे आपको ये गॉसेस थ्योरम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन इसका गॉसेस थ्योरम का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। मतलब लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है? तो हमने क्या किया है, हमने एक इनफाइनाइट, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा अपने तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया। क्या लिया? एक वायर लिया। वायर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है? वो है आपका लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लिनियर में एक्सपेक्टेशन है इसका, जो सारे एक्सपेंड हैं वो किस में है? लिनियर में है। और ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू या थ्रू लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लिनियर चार्ज एक्सपेक्टेशन, इतना ही लिख लो, उतना ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं आज, ओके। इस वीडियो में हम ये करेंगे। तो ये आपकी हेडिंग क्या हुई? हेडिंग जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ओके। जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है। चलो, हमने क्या किया, हमने एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का वायर में से हमने छोटा सा लेंथ कट किया जिसका नाम है एल। ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे पी पॉइंट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और जो पी पॉइंट डिस्टेंस है इस वायर से आर डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। अब अगर आपको इनफाइनाइट लेंथ के वायर से पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम करेंगे क्या? उसके लिए जब हम गॉस थ्योरम का हेल्प लेंगे तो गॉस थ्योरम ये बोलता है कि मैं जब भी अप्लाई होऊंगा, आप जब भी हमें अप्लाई करेंगे तो मुझे अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा। अब वो क्लोज्ड सरफेस आप कैसे लेंगे? तो ध्यान से देख लो। क्लोज्ड सरफेस को हम उस बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। तो गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें हम गॉस थ्योरम को यूज कर सकें। तो हमने क्या लिया, एक हमने इसमें सरफेस बनाया। वो सरफेस किस शेप का बनेगा? ध्यान से देख लो कैसे बनेगा। वो सरफेस बनेगा कुछ इस तरीके से। पॉइंट पी पे हमें कैलकुलेट करना है तो पॉइंट पी पे इसकी बाउंड्री रखते हैं, ठीक है, दोनों साइड। ठीक है, ये बन गया अपने पास एक सरफेस। ये सारे क्लोज्ड सरफेस हो गए। क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने पॉइंट पी पे ये सरफेस लिया है, पॉइंट पी बाउंड्री ली है और आर डिस्टेंस पे है।
तो ये आपको आप देखेंगे कि एक सिलेंडर बन रहा है। क्या बन रहा है? सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर बन रहा है इस पर कितने सरफेस जनरेट हुई सर? 3 सरफेस जनरेट हुई। एक तो ये वाला सरफेस जनरेट हुआ, इधर वाला मतलब कर्व सरफेस जनरेट हुआ, है ना। एक तो इसके ऊपर जनरेट हुआ और एक हुआ इसके नीचे सरफेस जनरेट हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जब ऊपर वाला सरफेस जनरेट हुआ तो ऊपर वाले सरफेस में इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऊपर जाएगा और बगल वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर जाएगा और नीचे वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। और इस वेक्टर का नाम क्या ले लेते हैं हम? डी ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डी ए। ये DA1 हो गया, ये DA2 हो गया और ये DA3 हो गया। और इस सरफेस का नाम ले लेते हैं S1 है, इस सरफेस का नाम S2 है और इस सरफेस का नाम क्या ले लिया हमने? S3 है। ठीक है, हमने जो कर रहे हैं वो आप सुनते जाइए बस। ये S1 ले लिया, S2 ले लिया, S3 ले लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जब बात करेंगे, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखना है आपको? यहाँ पे थोड़ा लाइट कर ले, ज़्यादा सही लगेगा। चलो, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे तो क्या आने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर की ओर जाता है, पॉजिटिव से दूर जाएगा तो पॉजिटिव से दूर गया इधर। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे जाना है तो इसी पे जाएगा ई भी, और इधर जाएगा ई और इधर जाएगा ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है सर। इतना हुआ आपका डायग्राम। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जिसको बोलेंगे फाई ई, वो क्या आएगा? वो आपके सरफेस S1 से जो टोटल फ्लक्स है प्लस सरफेस 2 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है प्लस सरफेस 3 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस S1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम S2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम S3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जैसे ही हम S1 की बात करेंगे तो S1 में अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, तो क्लोज्ड सरफेस ऑफ S1 का बात करें तो E डॉट वो क्या है? DA1 है। क्या है? DA1 और cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा क्या बता रहा है सर? E और A के बीच का एंगल कितना है? E और A के बीच का एंगल कितना है? तो E और A का बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे 90 डिग्री। अभी cos थीटा ऐसे रहने देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी cos थीटा रहने दो, आगे हम बात करेंगे। चलो, फिर सिमिलरली 2 के लिए क्या आएगा? क्लोज्ड कंटूर या क्लोज्ड सरफेस ऑफ S2 E डॉट DA2 cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा किसके लिए? सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड कंटूर। क्या हो जाएगा? क्लोज्ड कंटूर ऑफ S3, क्लोज्ड कंटूर ऑफ S3 E डॉट DA3 cos थीटा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे अब एक एक करके, जो नेट फाई ई आया वो क्या आया? वो आया आपके पास E डॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 का क्या आएगा? E डॉट DA और cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला S1 था। S2 पे क्या हो जाएगा? S2 पे हो जाएगा S2 क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट DA2 cos 0 डिग्री। cos क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सर 0 डिग्री कैसे? देखो यहाँ पे DA1 और DA2 और E के बीच का जो एंगल वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। यहाँ पे फिर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम जब तीसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? S3 के लिए तो क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा? E डॉट DA cos 90 डिग्री। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, इतनी बात की क्लियरिटी तो मिल गई। जब इतनी बात की क्लियरिटी मिल गई तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसके बाद हम वैल्यू करेंगे कैलकुलेट।
वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आपका फाई ई नेट आएगा वो क्या आ गया, वो आ गया इतनी की वैल्यू तो हो गई 0 और इतनी की वैल्यू हो गई 0, तो नेट आपके पास जो बचा वो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ S2 बना और ई डॉट डी ए टू कॉस 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब DA2 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो चलते हैं डायग्राम के ऊपर, और डायग्राम के ऊपर देखेंगे तो A2 जो इंडिकेट कर रहा है, इसका जब हम बड़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे ही A2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक छोटा सा सरफेस है किसका, ये छोटा सरफेस है कर्व्ड सरफेस का, ये कर्व्ड सरफेस का छोटा सा सरफेस है। जब हम टोटल सरफेस निकालेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे मिल जाएगा इसको टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे मिल गया ई डॉट 2πr_l। क्या, क्योंकि DA2 शो कर रहा है आपका, जब इंटीग्रेशन करेंगे DA2 का, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2πr_l आ जाएगा। यहाँ है आपका फाई ई। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक साइड रहने तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब फाई ई अपॉन क्या हो जाएगा, 2πr_l क्या हो जाएगा, 2πr_l। इतना बात समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया तो आप देखेंगे इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो लेट लेते हैं लेमडा। क्या है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, इस वायर पे जो चार्ज डेंसिटी है क्या है, वो क्या है, लेमडा। और आपने पढ़ा है कि लेमडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल्स टू होता है, यही नीचे लिख लेते हैं ना, लेमडा इज इक्वल्स टू होता है, लेमडा इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वही तो होता है लेमडा। अब अगर हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी लेमडा एल। तो जहाँ पे चार्ज है हम वहाँ पे लेमडा एल रख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, अभी फर्स्ट मत लिखो, अभी फर्स्ट मत लिखो, अभी इसको थोड़ा और चेंज करते हैं ना, तब मजा आएगा। अब यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू यहाँ पे बाई द गॉसेस थ्योरम क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स और अपॉन 2πr_l है ही। तो यहाँ पे जो नेट E की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, Q अपॉन 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है। इतना जब समझ में आ रहा है मेरे भाई तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू, अभी हमने बताया Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू सर जी होता है लेमडा एल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने Q बराबर यहाँ पे क्या बताया, Q इज इक्वल्स टू बताया यहाँ पे आपको, Q इज इक्वल्स टू सर जी क्या होता है, लेमडा इंटू एल। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो Q इज इक्वल्स टू लेमडा एल आया है, यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, तो E इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू आएगी E इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन में 2π क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन 2πr_l, 2πr_l एप्सिलॉन नॉट, 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। एल से एल हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे जो E की वैल्यू आई वो क्या आ गई, लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन, लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ आपका नेट रिजल्ट, ये हुआ आपका नेट रिजल्ट न्यूटन पर कूलम। तो ये रही आपका क्या, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, किसके हेल्प से, फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं आसान भाषा में। अगर स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कॉपी ऑफ नोट्स आप बाद में डिस्कस कर लेना, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ये रहा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट रहा आपके सामने ये, ठीक है। तो इसका जो नोट्स होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपना जो PDF फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप साथ साथ में नोट्स करोगे भाई तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जानो, है ना। चलो तो हम चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट जो है ये जो रिजल्ट हमने बताया वो है
कि जो रिजल्ट आया वो क्या है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। इस पे भी इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा, इनफाइनाइट एरिया ऑफ प्लेन शीट होगा, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियोस में। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज हम नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिएगा आपके सामने जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर में देखिएगा एक प्लेन यहाँ पे मिल रहा है, एक प्लेन यहाँ पे मिल रहा है, और एक प्लेन हम यहाँ पे ऊपर लेट करेंगे, क्योंकि 3 सरफेस है। इस सरफेस पे देखोगे आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव से दूर की ओर जाएगी, और इसका एरिया वेक्टर जो जाएगा वो परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे जाएगा। और ये क्या है, इसमें इसके भी एरिया वेक्टर जो होगा वो 90 डिग्री पे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो ये भी इधर जाएगी, है ना। और इधर भी सेम प्लेन है, तो एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही जाएगी। इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल की बात करें, ए और ई के बीच के एंगल की बात करें, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, हाँ या ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे 3 सरफेस मिल रहे हैं, तीनों सरफेस का हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, पहला आएगा फाई ए, मतलब ये ए वाला, फिर फाई ए डैश, और तीसरा फाई ई डैश। ये क्या होगा, सेकेंड सरफेस हम ले रहे हैं, ये हम कोई ले रहे हैं पी, ठीक है, पी नहीं ले रहे हैं, इसको हम बी लेट कर ले रहे हैं, तो फाई बी लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला तो वैल्यू हो जाएगी 0, हम एक एक करके करते हैं, क्योंकि फाई ए जो हो जाएगा वो क्या होगा, ई डॉट ए कॉस थीटा होता है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ए है वो ए डैश है, ए है और ए बी है। अगर हम हर सरफेस के लिए एंगल की बात करें तो इसके लिए हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए, और ये हो जाएगा इधर सेम चीज़, ई ए इधर भी हो जाएगा, और ये वाला टर्म हो जाएगी 0। देखो ये वाले टर्म तो हो जाएगी 0, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 2EA, क्या आएगा, 2EA। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आई, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आई, किसके वजह से, एक प्लेन शीट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई वो क्या आई, 2EA कॉस थीटा। 2EA कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू रखने के बाद अपनी जो नेट वैल्यू आई वो क्या आई, 2EA। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मींस ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ से क्या होता है भैया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, 2EA, है ना। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन, यही तो होगा। और Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई A। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। तो इस वैल्यू से हम यहाँ पे Q की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम सिग्मा इंटू A लिखेंगे किसकी जगह पे, Q की जगह पे, सिग्मा इंटू A जैसे ही लिखा हमने, वहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2A एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आई। ये भर के रख लो अपने आप, अंडर द टेबल कर लो, क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आपके जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे पूछा जाएगा कि प्लेन शीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितना होती है, तो आपको याद होना चाहिए ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कितना होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। आपके न्यूमेरिकल्स में इसके बेस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, जो हमने भी बताया कि इनफाइनाइट लेंथ का एक तो बताया, एक तो हमने बताया एक सरफेस की वजह से, है ना। तो सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई और इसमें से इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर, तो दोनों में से एक नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जहाँ तक हो जाए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिए, नहीं तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाइए, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, और भाई जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और बाय बाय।